आज हम लोग पढ़ेंगे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक तार है जो बहुत ही पतला है, एक समान रूप से आवेशित है और इसकी लंबाई अनंत है। इस पे आवेश एक समान रूप से वितरित है और रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा। मतलब इसके एकांक लंबाई पर कितना आवेश है? लैम्डा है। हम इस तार के कारण इसके निकट स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे गास के प्रमेय की सहायता से। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अनंत लंबाई का तार होता नहीं। प्रैक्टिकली व्यवहार में अनंत लंबाई का तार नहीं होता, तार की लंबाई परिमित ही होती है। तो फिर बिंदु क्या होना चाहिए? बिंदु उसके बहुत दूर नहीं होना चाहिए। अगर कोई बिंदु पॉइंट P है, अगर तार के बहुत पास आ जाता है, बहुत निकट आ जाता है, बहुत समीप आ जाता है, तो वह तार अनंत लंबाई के तार की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि व्यवहार में अनंत लंबाई का तार नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, अब किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे? गासियन पृष्ठ को हम लोग खींचेंगे। तो गासियन पृष्ठ कैसा खींचना चाहिए? उसमें हमने कहा था सोच समझ के खींचना चाहिए। कैसा गासियन पृष्ठ खींचेंगे? क्या स्फेरिकल गासियन पृष्ठ हो सकता है? क्या गोली गासियन पृष्ठ खींचा जा सकता है यहाँ पे बिंदु P से होता हुआ? नहीं काम करेगा। बिंदु P से होता हुआ हम लोग गोली गासियन पृष्ठ अगर खींच लेते हैं, थोड़ी देर के लिए समझ जाइए। गोली मतलब वृत्ताकार नहीं समझिएगा, 3 डायमेंशनल दिमाग में बनाए रखिएगा। तो ये होगा क्या? इसके हर बिंदु पर देखिए, ये तार है, जैसे ये पतला तार है, ठीक है। अब इसके कारण जो एक समान रूप से आवेशित है, हमने पॉजिटिव लिया है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा किसी बिंदु पर, देखिए वो क्या होगा? ऐसे इधर इधर, 3 डायमेंशनल है तो हम इसको इधर से ऐसे बता दे रहे हैं। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इधर इधर, ऐसे हर जगह एक समान, मतलब इसके लंबवत, तार के लंबवत बाहर की ओर जाते हुए होगी, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर बिंदु पे क्या होगा? यहाँ भी ऐसे ऐसे, यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी हर बिंदु पर, वो त्रिज्यतः गोले के अभिलंबवत बाहर नहीं जाएगी। यानी हर यहाँ पे तो होगी, जो ठीक सीधे में होगा, यहाँ पे तो E और DA के बीच का कोण 0 अंश होगा, लेकिन हर जगह DA क्या होगा? यहाँ पे DA का कोण ऐसे होगा। DA मतलब त्रिज्य रेखा। किसी भी पृष्ठ की पर अभिलंब क्या होता है? त्रिज्या से होकर जाता है ना। तो हर बिंदु पर DA की दिशा अलग अलग हो जाएगी। वेक्टर E और वेक्टर DA के बीच का कोण अलग अलग बनेंगे। दूसरी बात, E का परिमाण भी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। क्यों? इस गोली सरफेस की इससे दूरी तार से अलग अलग हो रही है ना। देखिए, इसकी दूरी ज़्यादा है, इसकी दूरी कम है, तो यहाँ पे सममितता काम नहीं करेगा, सिमेट्रिसिटी नहीं रह पाएगी। तो इसलिए गासियन पृष्ठ गोलीय नहीं खींच पाएंगे। गोलीय गासियन पृष्ठ खींच लिए तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गासियन पृष्ठ का चतुराई भरा चुनाव जरूरी है। तो कैसा गासियन पृष्ठ यहाँ खींचेंगे? बिंदु P से होता हुआ बेलनाकार गासियन पृष्ठ खींचेंगे। बेलनाकार गासियन पृष्ठ। और ये तार कहाँ स्थित होना चाहिए? उस बेलन के जो नेचुरल एक्सिस है, जो उसका अक्ष है, कह सकते हैं दोनों वृत्ताकार जो सरफेस है, इसके दोनों के सेंटर को मिलाने वाली रेखा पर इसका ये जो तार है स्थित होना चाहिए। ये तार कहाँ स्थित होना चाहिए? बेलन के अक्ष पर स्थित होना चाहिए। इससे क्या होगा? अब जैसे ये तार है, इसके चारों तरफ अगर हम एक बेलन खींच लेते हैं और उस बेलन की त्रिज्या मान ले रहे हैं, बिंदु P पर से होता हुआ खींचेंगे, ये दूरी R है, तो R त्रिज्या का ही बेलन खींचेंगे और L लंबाई ले रहे हैं, चाहे H लंबाई भी आप ले सकते हो। तो R त्रिज्या और L लंबाई का एक बेलन हमने खींच लिया।
अब यहाँ 3 पृष्ठ होंगे बेलन के, एक वक्र पृष्ठ होगा और 2 ठो समतल पृष्ठ या सपाट पृष्ठ फ्लैट सरफेस होंगे। तो जो वक्र पृष्ठ होगा, वैद्युत फ्लक्स यही इन्हीं से निकल के, वैद्युत बल रेखाएं इन्हीं से होकर के जाएंगी, इनसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। क्यों? क्योंकि समतल पृष्ठ की प्रत्येक बिंदु पर डीए की दिशा क्या होगी? मान लेते हैं ये ds1 ले रहे हैं, यहां पे एक क्षेत्रफल है ds2 ले रहे हैं और इस पर ds3। तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वेक्टर ई की दिशा क्या होगी? इस तरीके से होगी। वेक्टर ई की दिशा तो हर तार के आसपास सभी बिंदु पर ऐसे ही ना होगी, यहाँ भी इधर बाहर, यहाँ भी बाहर, यहाँ भी बाहर, हर जगह। अब एक पॉइंट पे अगर कंसंट्रेट करेंगे आप तो इधर देखिए चारों तरफ, इस बिंदु पर भी ऐसे ही होगी। तो कहने का मतलब ई की दिशा तो ऐसे ही रहेगी और ds1 की दिशा क्या होगी? अभिलंब, उसके वेक्टर ई की दिशा से कितना कोण बनाएगा? 90 अंश। तो समतल पृष्ठों पर वेक्टर ई और वेक्टर ds के बीच का कोण 90 अंश होगा। यानी इन पृष्ठों के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई क्षेत्रफल सदिश के लंबवत होगी, और लंबवत होगी तो उससे कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। यानी इन दोनों पृष्ठों से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। वैद्युत फ्लक्स किससे गुजरेगा? केवल वक्र पृष्ठ से। इसको वक्र पृष्ठ कहते हैं, तो वक्र पृष्ठ से ही गुजरेगा। तो फिर से ध्यान दीजिए, एक पतला तार है जिसकी लंबाई अनंत है, एक समान रूप से आवेशित है, इसके रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा है। चूंकि व्यवहार में तार की लंबाई अनंत नहीं हो सकती, तो इसलिए इसके अगर निकट कोई बिंदु होगा, जितना निकट आएंगे वो तार अनंत लंबाई की तार की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है। बिंदु P से पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? बिंदु P से होता हुआ बेलनाकार गासियन पृष्ठ खींचेंगे, क्योंकि यहाँ गोलीय गासियन पृष्ठ नहीं काम करेगा। अब मान लेते हैं बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव ds3 है, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? E डॉट ds3, और ds1 से E डॉट ds1 और ds2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स E डॉट ds2। तो कुल कह सकते हैं हम कि संपूर्ण गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू E डॉट ds इज इक्वल टू क्या होगा? इसको 3 हिस्से में S1 E डॉट ds1 सरफेस इंटीग्रल S2 E डॉट ds2 प्लस सरफेस इंटीग्रल S3 E डॉट ds3। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि ये कभी घेर दिए कभी नहीं घेरे, ऐसा क्यों किए? ये क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है दोनों सरफेस इंटीग्रल ही, लेकिन ये क्लोज्ड सरफेस पूरे संपूर्ण पृष्ठ को इंगित करता है। ठीक है। तो फिर क्या करेंगे? तो पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, अब ये पूरा संपूर्ण पृष्ठ तो क्लोज्ड है, लेकिन ये तीनों पृष्ठ अलग अलग हमने ले लिया। तो S1 ये हो गया, S2 ये हो गया, S3 ये हो गया। तो देखिए सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds1 क्या होगा? E का मैग्नीट्यूड E ds1 cos 90 डिग्री। E डॉट ds2 ये क्या होगा? E ds2 cos 90 प्लस सरफेस इंटीग्रल S3, मतलब तीसरे सरफेस के लिए जो कि कर्व्ड है, जो कि वक्र है, E
DS3 cos 0। E और DS3 के बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स cos 90 का वैल्यू 0 होता है, हो गया 0, ये भी 0, और E हर जगह एक समान होगा पूरे वक्रपृष्ठ पर, गोले के वक्रपृष्ठ के बेलन के वक्रपृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का परिमाण क्या होगा? एक समान होगा। तो उसको कांस्टेंट ट्रीट करते हुए बाहर निकाल लीजिए E, और ये हो गया DS3। फाई इक्वल टू E इंटू सरफेस इंटीग्रल DS3 कितना होगा? पूरे वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई r h, h जहां लंबाई होता है, तो यहां तो बेलन की लंबाई l है, तो क्या लिख देंगे? 2 पाई r l। ठीक है। अब गॉस का नियम अप्लाई किया जाए, लगाया जाए। क्या है गॉस का नियम? कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? उसके द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इस गॉसियन पृष्ठ से कितना आवेश परिबद्ध होगा? सारा आवेश इस तार पे जो है सब है या बिल्कुल नहीं है? कुछ आवेश तो बाहर भी है, कुछ आवेश इसके अंदर है, 0 नहीं है। कितना आवेश इसने परिबद्ध किया है गॉसियन सरफेस ने? मान ले रहे हैं इसकी लंबाई, आप Q डैश चाहे तो मान सकते हैं अगर टोटल इस पे चार्ज Q है, क्योंकि व्यवहार में तो अनंत लंबाई होता नहीं। लेकिन आप बस इतना जानिए कि इसके एकांक लंबाई पर अगर आवेश लैम्डा है यूनिट लेंथ पर, तो अगर लेंथ 2 होगा तो 2 लैम्डा, 3 होगा तो 3 लैम्डा, और L लंबाई है तो L लंबाई पे कितना आवेश होंगे? लैम्डा L अपान ε0। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? Q बाई L। तो L लंबाई पर कितना आवेश होगा? लैम्डा इंटू L। तो गॉस प्रमेय से क्या हो गया? Q अपान ε0 गुना होता है ना, तो Q का मान हो गया लैम्डा L और नीचे ε0 या ε0, ये हो गया। L से L कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे? दिस इंप्लाइज E इक्वल टू क्या आया? 1/2 पाई ε0 लैम्डा अपान R, ये आया। इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिख दिया जाता है, तो आप परेशान नहीं होइएगा। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो 1/4 पाई ε0 2 लैम्डा अपान R। तो इससे क्या हुआ? कोई दिक्कत तो है नहीं 2 से ऊपर नीचे गुणा करने से। फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि हमको इसका वैल्यू पता है, 1/4 पाई ε0 का वैल्यू पता है ना, 9 × 10⁹, तो इसलिए इसको इस तरह से लिख दिया जाता है। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सदिश रूप में लिखना चाहते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई ε0 2 लैम्डा अपान R इंटू R कैप, जहां R कैप क्या होगा? एक यूनिट वेक्टर होगा, इकाई सदिश होगी, जिसकी दिशा इस तार से बिंदु P की ओर होगी। ठीक है। तो ये किसी भी अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आया है। लेकिन हमने पहले ही कहा कि अनंत लंबाई का तार व्यवहार में तो होगा नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे? तार के जितना निकट रहेंगे उतना ही ठीक रहेगा, और अगर बहुत दूर जाएंगे तो वैद्युत बल रेखाएं फैलती भी हैं, जिसको आगे कभी हम बताएंगे। तो पास में ही रहना ठीक होगा। आर का मान कम रहेगा तो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आंसर आएगा। तो ये इसको ध्यान से समझ लीजिए, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। गॉस इसका एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, या आर्टिकल भी एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, तो इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। ठीक है।
अब हम लोग पढ़ेंगे अनंत विस्तार की एक समान आवेशित कुचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक चादर है और ये कुचालक है और इसका विस्तार अनंत है। अनंत विस्तार है, इसका क्या मतलब? इसकी लंबाई भी अनंत, चौड़ाई भी अनंत, और जो मोटाई है इसकी वो बहुत ही पतली, बहुत कम। जैसे ये एक चादर है जिसको सामने से आप देखिए ऐसे, ये ठीक है ना, ये चादर है तो इसकी मोटाई। लेकिन फिर वही बात कि क्या अनंत विस्तार वाला चादर हो सकता है क्या व्यवहार में? ऐसा कोई आवेशित तार हो सकता है जिसकी लंबाई भी अनंत हो, चौड़ाई भी अनंत हो? तो व्यवहार में तो नहीं हो सकता। तो क्या कैसे फिर इस स्थिति को प्राप्त करेंगे? व्यवहार में स्थिति प्राप्त करने के लिए फिर वही करना पड़ेगा, चादर के जितना नज़दीक रहेंगे, जो चादर है उसके जितना आप निकट जाएंगे, जितना वो पास आएंगे, उतना ये चादर अनंत विस्तार की भांति व्यवहार करेगा। तो जितना आप पास जाएंगे उतना सटीक आंसर रहेगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना शुद्ध रूप से प्राप्त करेंगे। हालांकि ये दूरी पर निर्भर नहीं करता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन विस्तार अनंत हो ये व्यवहार में होगा नहीं, तो इसलिए इसके निकट ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके आसपास ही हम लोग प्राप्त करते हैं। तो अब ये एक आवेशित चादर है, कुचालक पदार्थ का है और एक समान रूप से आवेशित है। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, यानी इस एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है? सिग्मा है। अब इस चादर के कारण हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करनी होगी? बिंदु P से होता हुआ एक गासियन पृष्ठ खींचना होगा, सोच समझकर। हमने कैसा गासियन पृष्ठ खींचा है? बेलनाकार खींचा है, क्योंकि गोलीय अगर गासियन पृष्ठ लेंगे तो सममितता नहीं प्राप्त होगी। और वो भी कैसा बेलन? देख रहे हैं ना, इसका एक हिस्सा, इसके बेलन के 3 हिस्से होते हैं ना, 2 ठो समतल पृष्ठ और 1 ठो वक्र पृष्ठ। तो ये हिस्सा देखिए इसके अंदर से होकर के जितना, जैसे अगर इस बेलन की लंबाई L है, या अगर ये दूरी अगर आपने टोटल R माना है तो R दूरी इधर भी है, ठीक है ना, जितना इधर उतना ही इधर। जैसे ये सरफेस है तो इस सरफेस से ये देखिए एक सिलेंडर, हमने इसमें जितना हिस्सा इस साइड में है पिछले साइड में, उतना हिस्सा आगे साइड में, दोनों हिस्सा में बराबर है। ऐसा गासियन पृष्ठ हमने ड्रा किया है, ठीक है। ये तार है, ये चादर है आवेशित कुचालक पदार्थ का, और उसमें हमने गासियन पृष्ठ ऐसा खींचा है। 3 डायमेंशनल है, इसलिए हमने इस तरह से बनाकर इस तरह से आपको दिखा रहे हैं। कॉन्सेप्ट आप दिमाग में यही रख के रहेंगे, ठीक है ना। तो ये वक्र पृष्ठ हो गया और ये दोनों समतल पृष्ठ हो गया। अब यहाँ वैद्युत फ्लक्स किस पृष्ठ से गुजरेंगे? समतल पृष्ठ से गुजरेंगे। वक्र पृष्ठ से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। क्यों? क्योंकि वक्र पृष्ठ पे क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के बीच कितना कोण बनाएंगे? 90 अंश। चादर है तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी? धनावेशित चादर है तो दूर जाते हुए होगी ना, इधर भी और इधर भी। तो इन दोनों बिंदुओं पर जो समतल पृष्ठ है, इसकी स्थित इस समतल पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर वेक्टर E और वेक्टर D अगर S3 करते रहे तो इसको DS2 कर दीजिए, इसको DS1। तो इसके किसी भी बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र सदिश दोनों एक ही दिशा में होंगे, इधर भी। लेकिन वक्र पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर क्या होगा? वेक्टर E और वेक्टर DS3 के बीच का कोण 90 अंश होगा। यानी इन वक्र पृष्ठ से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेंगे, केवल समतल पृष्ठ से ही वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो संपूर्ण गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तीन हिस्सों में फिर बांट दिया जाए, क्या होगा?
S1 ई डॉट इज इक्वल टू, नीचे लिख दे रहे S1 ई डॉट डी S1, ठीक है, इस पृष्ठ के लिए, प्लस S2 ई डॉट डी S2 अब प्लस ई डॉट डी S3, ठीक है, डॉट है, दिख रहा है। अब क्या होगा, तो फाई इज इक्वल टू, ये फिगर है थोड़ा छोटा कर दें, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ई डॉट डी, इनके बीच क्या हो रहा है, ई और ds1 के बीच का कोण 0 है, तो क्या हो जाएगा ई ds1 cos 0 प्लस ई ds2 cos 0 प्लस, यहां जगह कम है तो ऐसे कर दे रहे हैं, ई ds3 cos 90 डिग्री, तो आप लोग को ध्यान से दिख रहा है, समझ रहे हैं ना, अदिश गुणन का नियम मालूम है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए इंटू बी इंटू कास थीटा, जहां थीटा क्या होता है उनके बीच का कोण होता है, तो इसका हमने परिमाण लिख दिया, इसका परिमाण लिख दिया, बीच का कोण लिख दिया। ई बाहर निकाल लिया जाए क्योंकि ई हर जगह एक समान होगा, कांस्टेंट होगा, ds1 का 0 का मान 1 होता है, यहां भी ई ds2, यहां भी का 0 का मान 1 और यहां 0 हो गया, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। ई सरफेस इंटीग्रल ds1 क्या होगा, इन दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल समान होगा ना, मान रहे ये a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, सब सेम होते हैं ना, तो e इंटू ए प्लस e इंटू ए यानी कि 2EA, इक्वेशन नंबर 1। अब गाउस प्रमेय का उपयोग किया जाए। क्या है गाउस का प्रमेय, कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, तो इसके द्वारा कितना आवेश तो यहीं पे हो रहा है ना, यही ना आवेश पर वो इनक्लोज कर रहा है, परिबद्ध एसी आवेश को कर रहा है, तो इस पृष्ठ पे कितना आवेश होगा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल a है, तो इसमें कितना आवेश होगा, सिग्मा इंटू ए, क्योंकि आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, q बाई ए, तो a क्षेत्रफल द्वारा कितना आवेश परिबद्ध होगा, सिग्मा इंटू ए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिग्मा a अपान ε0 2EA, ये गाउस का प्रमेय, तो E इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा a से कैंसिल हो गया, सिग्मा अपान 2ε0 नॉट 2ε0, ये किसी भी अनंत विस्तार वाले आवेशित कुचालक चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हुआ, उसके लिए व्यंजक प्राप्त हो गया। ये देख रहे हैं सूत्र से स्पष्ट है कि दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये r ये कितना दूर है बिंदु P इस चादर से, इस दूरी पर निर्भर नहीं करता है, फिर भी इसके निकट ही लेंगे क्योंकि बहुत दूर जाने से, क्योंकि व्यवहार में चादर अनंत विस्तार के नहीं होते, तो फिर ये इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी गुजरेंगी वो धीरे धीरे मुड़ जाती है। अगर चादर समतल चादर है तो इससे बहुत दूर जाने पर जो वैद्युत बल रेखाएं पास निकलती हैं तब तो सीधी होती हैं, लेकिन दूर जाने पे थोड़ा थोड़ा बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, तो फिर बहुत दूर जाने पे दिक्कत होगा। तो इसलिए कोशिश यही करेंगे कि निकटवर्ती बिंदु किसी बिंदु पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि क्या गॉसियन सरफेस हम लोग बेलनाकार लिए हैं, क्या क्यूबॉइडल भी ले सकते हैं, घन घना भी ले सकते हैं, तो उसको भी ले सकते हैं,
ठीक है ना, पहले इसको आप ध्यान से देख लें। तो अब हमने क्या लिया है, देखिए कैसा गासियन पृष्ठ लिया है, घनाभ शेप में लिया है, क्यूबाइडल। तो इससे भी वही आएगा, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए ए है, इसका भी क्षेत्रफल ए है। तो घनाभ में कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। देखिए ये ऐसा हमने लिया, ये चादर है। अब कैसा हमने गासियन पृष्ठ लिया है, घनाभ। तो 6 सरफेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, एक इधर। तो इन 2 पृष्ठों से ही वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगे, बाकी 4 पृष्ठ से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा, ऐसे और ऐसे। तो इन दोनों पृष्ठों के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, क्षेत्रफल सदिश के अनुदिश होगी। लेकिन इन चारों पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश के लंबवत होंगी। यहाँ क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है, पृष्ठ के अभिलंबवत, इधर इधर हो गया। इस पे ऐसे होगा क्षेत्रफल सदिश की दिशा, इस पे इधर, इस पे इधर। तो इन चारों पृष्ठों पर क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र ई के लंबवत हो जाने के कारण इनसे कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। सारा वैद्युत फ्लक्स एक इस पृष्ठ से और इस पृष्ठ से गुजरेंगे। तो सेम कंडीशन हो जाएगा, यानी वक्र पृष्ठ नहीं कहेंगे, 6 पृष्ठ लेंगे और इन 2 पृष्ठों से वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगे, बाकी 4 से 0 हो जाएंगे। तो इन दोनों से गुजरेंगे तो क्या होगा, EA प्लस EA, बाकी 6 लीजिएगा, 4 बाकी 4 से 0 हो जाएंगे। तो आएगा यही 2A, और उसके द्वारा चार्ज कितना इनक्लोज होगा, कितना आवेश उस गासियन पृष्ठ से परिबद्ध होगा, यही होगा ना, Q/ε0 होता है। तो Q का मान कितना होगा, सिग्मा है। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे गासियन पृष्ठ बेलनाकार लीजिए, चाहे क्यूबिक लीजिए, घनाकार लीजिए, चाहे घनाभ का शेप में लीजिए, वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो इसका आवेशित चादर के कारण आएगी वो इतना ही होगी। अगर चालक चादर हो, ये तो कुचालक था, अगर चालक चादर जो है चालक पदार्थ का बना हो तो क्या होगा, उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए अगर चालक होता है तो उसके दोनों पृष्ठ पर ही, जैसे ये चालक है तो उसके दोनों पृष्ठ पर ही इधर भी आवेश होगा, इधर भी आवेश होगा, क्योंकि आवेश पृष्ठ पर वितरित हो जाते हैं एक समान रूप से। तो उस स्थिति में अब हम ये चीज़ बनाएंगे, बस ये पतली ठीक है ना, सामने का हिस्सा बना रहे हैं बस। उस स्थिति में ये 2 समतल चादरों की भांति बिहेव करेगा, एक इधर और एक इधर। ठीक है, ये चीज़ ऐसे है, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है चित्र में, तो हमने मोटा बना दिया। अब इधर पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, दोनों हमने धनावेशित लिया है। अगर चादर ऋणावेशित होगा तो वैद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र तो इतना ही आएगा, बस दिशा क्या होगा, उसकी ओर हो जाएगा। और धनावेशित है तो चादर से दूर जाते हुए, ये तो आप जानते ही हैं। अब इस केस में अगर चालक पदार्थ का चादर बना है तो मान के चलिए कि 2 समतल चादर हो गया, एक इस पृष्ठ पर, एक इस पृष्ठ पर। अब इसके कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम चूंकि ये फार्मूला निकाल चुके हैं तो बस इसका उपयोग कर रहे हैं, अब इसको फिर से सिद्ध करके नहीं निकाल रहे हैं। इसके कारण क्या होगा, चादर 1 के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता σ/2ε0, दिशा धनावेश से दूर जाते हुए। चादर 2 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी σ/2ε0 होगा, वो भी दूर जाते हुए। जहाँ सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो दोनों एक ही दिशा में है ना, तो बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दोनों को जोड़ दीजिए, आधा आधा 1 होता है, σ/ε0। तो अगर चादर चालक पदार्थ का बना है तो उसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, σ/ε0। और कुचालक पदार्थ का बना है तो σ/2ε0, क्योंकि कुचालक पदार्थ का है तो आवेश पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित होगा। चूँकि चादर बहुत पतला होता है, पतला चादर हम लोग लेते हैं, लेकिन चालक पदार्थ का बना होगा तो आवेश केवल सरफेस पे रहेंगे, पृष्ठ पे रहेंगे, बीच वाले हिस्से में बिल्कुल आवेश नहीं जाएगा। आप जानते हैं चालक में आवेश केवल पृष्ठ पर ही होते हैं, संपूर्ण आयतन में नहीं होते, चाहे वो कितना भी पतला हो।
तो उस केस में चालक पदार्थ के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी जब भी चालक पदार्थ का चादर रहेगा तो उसको दो आप प्लेन शीट मान लेंगे, एक इधर एक इधर। जो कुचालक चादर था वो ऐसा मान लेंगे कि दो कुचालक चादरों से मिलकर के वो बना है। तो उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र आएगा। और चालक पदार्थ का बना होगा, चालक पदार्थ का बना होगा तो ये आएगा, और कुचालक पदार्थ का बना होगा तो ये आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। दिशा धन आवेश से दूर जाते हुए, और अगर ऋण आवेश होगा, अगर चालक चादर जो है पॉजिटिव है, धनावेशित है, तो क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा इससे दूर जाते हुए, और ऋण आवेशित है तो इसके ओर आते हुए। इतना ही अंत है, बाकी तो फार्मूला वही रहेगा, ठीक है। और ये दूरी पे निर्भर नहीं कर रहा है, फिर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र निकालते हैं वो आवेशित चादर है उसके निकट किसी बिंदु पर ही हम लोग निकालते हैं, क्योंकि व्यवहार में कोई भी चादर अनंत विस्तार का संभव नहीं। क्या बना सकते हैं एकदम अनंत विस्तार का, उसकी लंबाई अनंत हो, चौड़ाई अनंत हो? संभव नहीं है ना। इसलिए जितना निकट जाएंगे उतना उसका विस्तार अनंत जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो इनको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। हमने पहले ही कहा कि एग्जाम में आते हैं ये। अगर गास का प्रमेय नहीं आया तो फिर उसके अनुप्रयोग पर आधारित कोई ना कोई निगमन आता है, जिसको आप सिद्ध करिए, चाहे वो गोली कोष हो, चाहे ठोस अचालक गोला हो, चाहे पतला तार हो, चाहे आवेशित चादर हो। पतला तार भी आवेशित ही रहेगा अनंत लंबाई का। तो ये 4-5 जो केस हमने बताया है गास प्रमेय के अनुप्रयोग में, ये भी एग्जाम में इनके निगमन आते हैं, इसके न्यूमेरिकल आते हैं, और कंपटीशन में भी ये पूछे जाते हैं। तो इन वीडियो को ध्यान से देखिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।